आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर मैं नित्यानंद मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा संबंधी चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वृत्तीय गति से संबंधित है। इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का कोणीय वेग। देखिए, जो रेखीय गति होती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वस्तु में रेखीय वेग उत्पन्न हो रहा, रेखीय विस्थापन हो रहा। इसी प्रकार जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो जब वृत्तीय पथ पर गति करती है तो ऐसी स्थिति में जो विस्थापन होता है उसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं, और जो वेग होता है उसको हम कोणीय वेग कहते हैं, और जो इस स्थिति में त्वरण कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। तो आज के इस प्रकरण में हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का कोणीय वेग। क्या होता है कण का कोणीय वेग, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, हम मानते हैं कि ये आपका वृत्तीय पथ है जिसका सेंटर क्या है, O, केंद्र O है, और इस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो R है, और इसकी यहाँ पर जो स्थिति है, ये मूल स्थिति है, इसको हमने P0 से डिनोट कर लिया है। ठीक है, अब इस स्थिति के बाद मान लिया कि P1 से कोई कण चलता है और वो θ1 कोण विस्थापित होकर के P1 पर पहुंच जाता है, P0 से चल करके P1 पर पहुंच जाता है, और ठीक उसके बाद ये P2 पर पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है, P2 पर। तो थीटा, ये P0 जो है आपका, ये पूर्ण P0 से P2 तक जो पूर्ण कोणीय विस्थापन होता है वो क्या है, θ2 है। माने यहाँ पर जो कोण इतना बन रहा है, ये वाला आपका P1 O P0, ये θ1 है, P2 O P0, ये क्या है, θ2। तो इस प्रकार जो कोणीय विस्थापन हुआ P1 से P2 तक पहुंचने में, P1 से P2 तक पहुंचने में, उसको हम डेल्टा थीटा से निरूपित करते हैं, और डेल्टा थीटा बराबर P2 माइनस θ2 माइनस θ1 हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से क्या कहते हैं, ये कोणीय विस्थापन था। और कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, जिस प्रकार कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती, उसी तरीके से कोणीय विस्थापन बराबर हो जाता है जो रेखीय विस्थापन होता है और बटे त्रिज्या। अब हम इसका कंसीडर करते हैं कि यहां से और यहां तक इस स्थिति में जाने में जो रेखीय विस्थापन हो रहा है, ये रेखीय विस्थापन क्या है, S1, और यहां तक पहुंचने में जो रेखीय विस्थापन होता है वो क्या, S2। तो P1 और P2 के मध्य जो रेखीय विस्थापन होगा, ठीक है, ये डेल्टा S बराबर S2 माइनस S1 हो जाए। ठीक है, तो वृत्तीय पथ पर घूमने के दौरान कण डेल्टा थीटा कोण घूमता है, इससे कोणीय विस्थापन करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्तीय पथ पर घूमते समय कण जो कोण घूमता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, इस स्थिति में उसे क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। वृत्तीय, इसको हम लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए आप, कोणीय विस्थापन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम, ये कोणीय विस्थापन हो गया, अब इस कोणीय विस्थापन को हम परिभाषित कैसे करेंगे,
तो कोणीय विस्थापन, जिस प्रकार कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर 4/त्रिज्या, 4/त्रिज्या। ठीक उसी प्रकार कोणीय विस्थापन बराबर रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बराबर रेखीय विस्थापन बटा त्रिज्या। त्रिज्या किसकी, जिस वृत्तीय पथ पर गति हो रही है उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो बेटा यहां पर इस चित्र में जो रेखीय विस्थापन हो रहा है वो क्या है, रेखीय विस्थापन। तो रेखीय विस्थापन डेल्टा एस है और डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। और आपकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या है, r है, वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई आर, ये आपका सूत्र हो गया। और कोणीय विस्थापन, चूंकि आप जानते हैं कि कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसलिए कोणीय विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा, रेडियन होगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा, रेडियन होगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। अब इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोणीय वेग। क्या है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग को जैसे जैसे रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है, कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोणीय वेग। ठीक है भाई, कोणीय वेग ये मैकेनिक्स के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। When a body moving on a circular path, then its velocity changes continuously। कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसका वेग जो होता है वो चेंज होता रहता है। इसीलिए उसी को हमें क्या करना है, निर्धारित करना है। कैसे निर्धारित करना है, वृत्तीय पथ में। इसकी क्या परिभाषा होगी कि वृत्तीय पथ में, ठीक है, किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। और ये जो कोणीय वेग होता है इसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, ओमेगा से। ओमेगा डब्ल्यू की तरह बनता है, ओमेगा कहते हैं। देखिए इस चित्र के अनुसार अगर हम ये माने कि कण P1 से P2 तक पहुंचने में डेल्टा टी समय लेता है, तो अगर कण डेल्टा टी समय लेता है तो जो कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग डेल्टा कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। ओमेगा बराबर, अगर इसमें हम लिमिट लगा दें, ठीक है, मान सूक्ष्म परिवर्तन के लिए देखें तो ये कैलकुलस के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी।
कोणीय वेग जो हो गया उसका व्यंजक आ गया ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। कोणीय वेग का बेटा मात्रक क्या होता है? थीटा का रेडियन हो गया और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। इसको शॉर्ट में रेड से पावर -1 या रेड पर एस स्मॉल एस लिखा है इस तरीके से। तो ये आपने पूरा क्या कंप्लीट कर लिया? कोणीय वेग कंप्लीट कर लिया। अब कोणीय वेग और आवृत्ति में हम संबंध की चर्चा करते हैं। क्या होता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो इस स्थिति में कार्य करने वाले वेग को कोणीय वेग कहते हैं। ये आपने समझ लिया, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट हो गया कोणीय वेग की परिभाषा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक पूरा चक्कर करने में 2 पाई कोण कण को एक पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई कोणीय विस्थापन पूरा होता है। कोणीय विस्थापन होता है पूरा। देखिए कण एक पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई कोणीय विस्थापन करता है ना, करता है। देखिए बेटा अगर मान लिया ये सेंटर है और ये त्रिज्या है और कण ऐसे घूम जाए पूरा वृत्तीय पथ पर, है ना, इस तरीके से, तो यहां से ये पूरा कोण कितना बना? 2 पाई का। और कितना कोण बना? 2 पाई का। तो इस तरीके से कण को एक पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई कोणीय विस्थापन करता है तथा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कैपिटल टी, जिसको हम क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहलाता है। अतः अब आपको कोणीय विस्थापन एक चक्कर का पूरा पता चल गया। अतः अब अगर आप इस तरीके से कोणीय वेग का व्यंजक प्राप्त करना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि कोणीय वेग W बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल T ही होता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल T। और आपको पता है कि आवर्त काल 9th में आपने पढ़ा T बराबर 1/n, n माने आवृत्ति। तो इस तरीके से या हम क्या कह सकते हैं? n इज इक्वल्स टू 1/t। 1/t के प्लेस पे n रख देंगे तो ओमेगा बराबर 2 पाई क्या आ गया? n आ गया। ओमेगा बराबर 2 पाई n आ गया। अब हम थोड़ा सा रेखीय वेग की भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध का भी क्या करना होगा? निगमन करना होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे रेखीय वेग की। क्या होता है रेखीय वेग, उसकी तरफ बढ़ते हैं और आपने पढ़ा भी है। देखिए रेखीय वेग पूर्व परिचित है हम, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हम इसको लिखेंगे ऋजु रेखीय पथ पर, ऋजु रेखीय पथ पर किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की समय दर को
रेखीय पथ पर किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? रेखीय वेग। क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। और रेखीय वेग डेल्टा v बराबर डेल्टा s बाई डेल्टा t। ठीक है, इस तरीके से आप v बराबर भी लिख सकते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप v इज इक्वल्स टू लिमिट लगा दें, विमान देखें छोटे परिवर्तन के लिए, तो डेल्टा s बाई डेल्टा t। इस तरीके से v बराबर क्या हो जाएगा? ds बाई dt। ये मान हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो है वो SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है। यह राशि कैसी होती है? सदिश होती है। ठीक है, और इसकी लीमा क्या होती है? इसको डायमेंशन कहते हैं LT-1। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आपने कंप्लीट कर ली कि रेखीय वेग क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके रेखीय वेग और उसके कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इस तरीके से हमने क्या किया? इस रिलेशन को पढ़ने के लिए हेडिंग डाल ली। अब हम देखते हैं कि हमारा टी समयांतराल में कोई कण वृत्तीय पथ पर कुछ दूरी तय करेगा। यहाँ पर जो हमने लिखा था ये क्या है? देखिए, जब यहां से यहां तक ये जाता है P1 से P2 तक, इसको समय कितना लगता है? डेल्टा t समय लगता है। तो हम लिखते हैं कि माना डेल्टा t समयांतराल में कोई जो कण है वो डेल्टा s दूरी r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर तय करता है। इस तरीके से काफी चीजों को आपने लिख दिया। तो अगर वृत्तीय पथ पर तय करेगा तो जो कोणीय विस्थापन होगा, कुछ ना कुछ होगा ही, कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन जो हो रहा है, रेखीय विस्थापन में संबंध क्या होगा? वो संबंध होगा कि डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई आर। इस तरीके से एक संबंध होगा। हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को, बेटा हमें क्या करना है? दोनों पक्षों को डेल्टा टी से भाग करने हमें क्या करना है? दोनों पक्षों को डेल्टा टी से भाग दे देना है। दीजिए भाग डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/r को बाहर निकाल दीजिए और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो वो तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर है, और ये क्या है? जो है वो रेखीय वेग परिवर्तन की दर है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको लिखने में, जिसको मैथमेटिकल मेथड कहते हैं, उसमें अगर ये सही हो जाए
इसलिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 बाई आर बाहर निकाल लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बेटा ये इसलिए लिमिट इसलिए लगाई जाती है कि हम ये देखते हैं कि अगर जो परिवर्तन सूक्ष्म समयांतराल में होगा उसको अगर हम मापे, उसको अगर हम जाने, उसको हम समझे, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई आर, और ये हो गया ds बाई डी टी। क्या हो गया? ds बाई डी टी। तो ये 1 बाई आर ds बाई डी टी को हम v कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? ओमेगा। तो इस तरीके से इस रिलेशन को हमने किसमें चेंज कर दिया, आर ओमेगा को इस साइड में भेज देते हैं, आर ओमेगा बराबर वी, वी बराबर आर इंटू ओमेगा। ठीक है। जब आपने सदिश गुणनफलों का, दो सदिशों का सदिश गुणनफल का पढ़ा था उदाहरण, तो उसमें आपने पढ़ा था कि रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग, माने v इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा होता है। इस तरीके से ये जो संबंध हमने निकाला, इसके बाद में आपको लिखेंगे ये क्या है, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। अगले टॉपिक की ओर हमें बढ़ना है, वो टॉपिक है हमारा अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्रिक है वो अभिकेंद्र त्वरण का है। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? देखिए, जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है, जैसे कि मान लिया आपने धागा लिया और धागे में एक पत्थर का टुकड़ा बांधकर कुछ इस तरीके से नचाया, तो ऐसी स्थिति में धागे पर एक तनाव कार्य करता है और धागा टूट जाने की स्थिति में जो कण होता है वो वृत्तीय पथ पर घूमता नहीं है, वो कण उस बिंदु से छूटने के पश्चात स्पर्श रेखीय गति करता है। जैसे साइकिल के पहिए में लगा हुआ कीचड़ का जो कीचड़ है, मड पार्टिकल है, वो क्या होता है, वो सर्कुलर मूव करता है, बट अगर वो पहिए से अलग होता है तो ऐसी स्थिति में वो टेंजेंशियल मूव करता है। इसलिए जो आपकी वो साइकिल की व्हील है, पहिया है, उसके ऊपर मड कवर, मड गार्ड जिसको कहते हैं, और मड फ्लिप्स लगाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को समझना है कि वृत्तीय पथ पर गति होती है जब, तो उस पर जो कण होते हैं वो वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, मगर जब वो वृत्तीय पथ से अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति में टेंजेंशियल मूव करते हैं। और समझने में आपको एक चीज और है कि जब डोरी टूट जाती है, माने उसका संबंध वृत्तीय पथ पर घूमते हुए वस्तु का संबंध जो है उसके केंद्र पर लगने वाले बल से टूट जाता है, तो वृत्तीय पथ पर गति नहीं करता है। मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो केंद्र की तरफ एक बल आरोपित करेगा, जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। और अगर केंद्र की तरफ एक बल आरोपित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो आपका केंद्र है उसकी तरफ बल आरोपित हो रहा है, इसका मतलब है कि एक त्वरण भी आरोपित होगा। उसी त्वरण की हमें क्या करना है, गणना करना है। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है, इसको हमें लिखना पड़ेगा पहले कि अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई कण एक समान चाल से, ऐसे लिखेंगे, एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर, एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसका वेग निरंतर, तो उसका वेग निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है। इस बात में समझना क्या, एक समान चाल से मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके स्पीड की वो चेंज नहीं हो रही, मतलब स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही, बट क्या है, जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है। अतः इस स्थिति में अगर जो इस न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बदल रही है
वेग की मतलब वेग का जो न्यूमेरिक वैल्यू माने चाल नहीं परिवर्तित हो रही, दिशा बदलने के कारण वेग बदल रहा है, और अगर वेग परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें त्वरण हो रहा है। अतः इस स्थिति में कार्यरत त्वरण को अभिकर्ण त्वरण कहते हैं। लिखेंगे अतः इस स्थिति में कार्यरत त्वरण को, जो कार्यरत त्वरण है वो क्या कहलाता है? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अब आपको क्या समझना है कि जो ये वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है, और इस केंद्र O से मान लिया कि पहला कोई बिंदु P1 है, और P1 पर कण का जो वेग है वो क्या होगा, इस तरीके से आप बनाइए, इस वेग का मान v1 होगा, और जब कण P2 पर पहुंच जाएगा तो बिंदु P2 पर वेग का मान क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। देखिए ये एक समान चाल से गति कर रहा है, इसलिए ये v1 और v2 जो है इनके न्यूमेरिक वैल्यू दोनों सेम होंगे और उसका मान v मानते हैं। लेकिन क्या है, चूंकि ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है इसलिए इसके वेग, ये वेग इसका v1 होगा, इसका वेग क्या होगा, v2 होगा, और यहाँ कोणीय विस्थापन जो हो रहा है वो क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा। और इस बीच का इस तरीके से ये डॉटेड बनाया है, ये डॉटेड तो फिर स्ट्रेट लाइन से ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन ये जो रेखीय विस्थापन है इसका वो क्या होगा, डेल्टा एस होगा। तो यहाँ पर एक क्या किया जाता है, एक त्रिभुज का निरूपण किया जाता है। देखिए वेक्टर v1 के सदस्य हमने एक वेक्टर बनाया, देखो दोनों पैरेलल है, इसको हमने OA मान लिया, और वेक्टर v2, ये जो v2 वेग है इसके सदस्य हमने एक वेक्टर ड्रा किया, इसको हमने OB मान लिया, माने ये v1 हो गया और ये क्या हो गया, v2 हो गया, और इसके बीच में जो चेंज हुआ AB के बीच में वो क्या हो गया, डेल्टा v हो गया, इस तरीके से। और ये कोण क्या होगा, यहाँ ये जो कोण है ये डेल्टा थीटा ही होगा। तो हमारे पास दो समरूप त्रिभुजों की रचना हो गई, और इन दो समरूप त्रिभुजों में चित्र कौन कौन सा पहला समरूप त्रिभुज है, OP1 P2 हुआ त्रिभुज, कौन सा, OAB में। इन त्रिभुजों में हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले ये वृत्तीय पथ है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, r होगी। तो इस में हम देखते हैं कि एक दूरी है P1 और P2, तो P1 और P2 ये जो दूरी है ना, ये पॉइंट आपका क्या है, P2 है, और ये पॉइंट P1 है ना। तो इस तरीके से P1 को भी हम रेड से लिख लेते हैं, ये आपका P2। तो P1 P2 अपान OP1 ऐसे लिखिए, माने इस त्रिभुज में ये तो कोण के सामने की भुजा है और एक भुजा है। तो इसी तरीके से समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए हमने क्या किया, AB अपान OL। ये हमने समरूप त्रिभुज में परिभाषा लगाई, हम यहाँ लिखेंगे में क्या होता है कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात होता है, समान होता है। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इस तरीके से ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हुई है। तो अगर हम देखें तो P1 P2 क्या है, वो रेखीय विस्थापन डेल्टा एस है अपान OP1, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। AB क्या है, डेल्टा V है। AB क्या है, यहाँ पर लिख देंगे, AB का मतलब है डेल्टा V माने वेग में परिवर्तन, और V2 माइनस V। ये केवल यहाँ पर V2 माइनस V1 जो है, ये चूंकि दिशा का परिवर्तन हो रहा है इसलिए V2 माइनस V1 है, बट जो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ V1 और V2 है वो क्या है, केवल V है। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा डेल्टा V और नीचे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, इस तरीके से।
तो इसको हम क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद हम थोड़ा सा इसमें ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ये डेरिवेशन एक दो बार करने के पश्चात आपको याद हो जाएगा। आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों को डेल्टा टी से भाग करने भाई करिए। डेल्टा एस 1/r को बाहर निकाल लीजिए, डेल्टा टी 1/v को बाहर निकाल लीजिए, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। और यहाँ पर देखने से ही आपको पता चल गया विस्थापन परिवर्तन ये क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर वेग होती है और वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, वो त्वरण होती है। ये रेखीय त्वरण आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1/r, यहाँ लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू, क्या लिखेंगे, डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू 1/v लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्ट करने के पश्चात कुछ इस तरीके से आपका चेंज होगा, 1/r हो जाएगा और ये आपका ds बाई dt हो जाएगा, और 1/v और ये आपका dv बाई dt हो जाएगा। 1/v ये a हो जाता है, ये 1/r ही रहेगा, ये v हो जाता है। इस तरीके से चेंज करने के पश्चात a बराबर v स्क्वायर बाई क्या हो गया r, a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r। तो ये अविकेंद्र त्वरण का व्यंजक आ गया, a बराबर v स्क्वायर बाई r। ये आपका जो व्यंजक आया है a बराबर v स्क्वायर बाई r। और एक रिलेशन चूंकि आपने यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, एक रिलेशन अभी आपने पढ़ा है v बराबर r इंटू ओमेगा। तो जब अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे r ओमेगा v के प्लेस, तो उसका स्क्वायर अपॉन r, then it converted in form of r square omega square upon r, that's mean a is equals to r omega square। ये r यहाँ से कैंसिल आउट होकर इसकी पावर को कम करेगा, माने ये दूसरा पद आ गया। ये क्या आया, दूसरा पद आया। किसका दूसरा पद आया, आपका अभिकेंद्र त्वरण का। तो इस तरीके से अभिकेंद्र त्वरण को आपने कंप्लीट किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अभिकेंद्र बल की तरफ, है ना। ये परिभाषा यहाँ से हटाते हैं और अभिकेंद्र चित्र हम बना रहे हैं, देखते हैं, इसी में चेंज कर लेते हैं। ये टर्मिनेशन जब अभिकेंद्र त्वरण का आप करेंगे तो उसमें आपको ये चित्र बनाना अनिवार्य है। बल में आप चित्र न बनाए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम इसको अभिकेंद्र बल में परिवर्तित कर रहे हैं। केंद्र बल के बारे में अब चर्चा हम करेंगे। बल माने फोर्स। तो अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल की हम परिभाषा देंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि वृत्तीय पथ पर व्यक्त करते हुए एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा क्या होती है, सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। हम लिखेंगे कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए सदैव एक बल कहाँ कार्य करता है, केंद्र की ओर, किसके, वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते, इसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है अभिकेंद्र बल F बराबर द्रव्यमान m गुणे अभिकेंद्र त्वरण a। तो अभी आपके सामने m और दूसरा a क्या है, v स्क्वायर बाई r। तो अभिकेंद्र बल का एक व्यंजक आ गया mv स्क्वायर बाई r।
ये अभिकेंद्र बल का क्या हो गया, सूत्र हो गया। और अगर हम दूसरे सूत्र की तरफ देखें, माने अब हम अगर हम ए का मान वो रखें तो सूत्र हमारा क्या बनेगा, F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन रख करके सूत्र को और बदला जा सकता है। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जहां पर जरूरत होगी उसको आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आज के चैप्टर में आपने, आज के इस वीडियो सेशन में आपने जो है रेखीय वेग, कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग, कोणीय वेग और अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की चर्चा की। अभिकेंद्र बल क्या होता है, जब वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो उसके लिए एक बल आवश्यक होता है जो सदैव केंद्र की तरफ कार्य करता है। अगर अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो वस्तु वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकती है। कार जब सड़क पर घूमती है, आपने देखा होगा मोड़ों पर घूमती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जो क्या होता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति, आप ऐसे ऐसे करके अगर घुमाएं, एक धागा ले लीजिए, उसमें स्टोन बांध दीजिए, पत्थर का टुकड़ा, तो इस तरीके के क्षैतिज वृत्त घूमेगा तभी अभिकेंद्र त्वरण लगेगा। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर में घूमेगा तब भी अभिकेंद्र त्वरण लगेगा। तो ये सब क्या है, अभिकेंद्र त्वरण के उदाहरण है। आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को